आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 10। चैप्टर 9 तक पूरा कंप्लीट हो गया था अच्छा तरह से, और चैप्टर 9 का हमने मॉडल सेट दिया है। कहां पर दिया है? टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग आंसर लिखकर भेजना है। तो आप लोग आंसर कहीं नहीं लिखकर भेज रहे हैं, 1-2 बच्चे मात्र आंसर लिखकर भेजे हैं। उसको देखे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन देख कर आप लोग सिर्फ छोड़ देते हैं। तो आपको मॉडल सेट दिया जाता है आंसर लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए ना। प्रैक्टिस करके दिखाइए आप लोग कैसे आंसर लिख पा रहे हैं। जब यहाँ पर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में कैसे आंसर लिख देंगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के उसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो जब अभी आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो बताइए एग्जाम में आप कैसे लिख पाएंगे आंसर? यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपको फ्री में दिया जा रहा है, और हम बोल रहे हैं कि उसका आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजिए, और वहीं पर हम आपको चेक करके बताएंगे कितना सही लिखे हैं कितना गलत लिखे हैं। फिर भी आप लोग आंसर नहीं लिखकर भेज रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर टेलीग्राम ग्रुप में लिखकर भेजिए। अब जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पर उसका आंसर लिखकर भेजना है जो मॉडल सेट पिछला चैप्टर का दिया गया है। और ये है चैप्टर 10। चैप्टर 10 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। और ये कौन सा अध्याय है? शुंग, कर्ण एवं सातवाहन वंश है। तो शुंग और कर्ण के बारे में पढ़ लिए थे। जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। ध्यान रखिए, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया था। आंध्र सातवाहन वंश, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। ध्यान रखिएगा, सिमुक इसका संस्थापक था। सुशर्मन की हत्या कर दिया, कर्ण वंश खत्म, और सिमुक यहाँ से क्या बन गया? राजा बन गया, और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया। लेकिन वंश का स्थापना करने के साथ साथ ये इतना महान शासक इस वंश में नहीं हुआ। ज्यादा सुधार इसने नहीं किया, इसीलिए इसका ज्यादा नाम नहीं आता। बस सिमुक ने क्या किया? बस यही माना जाता है कि इसने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। और देखिए, इन लोगों के समय, आंध्र सातवाहनों के समय, ये राजधानी उठाकर कहीं और लेकर शिफ्ट कर गए। देखिए कहां पर राजधानी इन्होंने शिफ्ट किया था? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान या पैठान कहते हैं। अब इनको आंध्र सातवाहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंध्रा वाले क्षेत्र में अधिकतर थे। कौन कौन से क्षेत्र में थे? इनका क्षेत्र विस्तार हम बता देते हैं। क्षेत्र विस्तार कौन कौन सा था? महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, यही 3 क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ये इनका साम्राज्य विस्तार इसी क्षेत्र में सबसे अधिक था। साम्राज्य विस्तार इसी क्षेत्र में अधिक होने के कारण, और इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन कहा था। इन्होंने अपना राजधानी प्रतिष्ठान बनाया था कि इस क्षेत्र में बनाया था। आंध्रा और महाराष्ट्र की बॉर्डर के नजदीक में ही, यानी कि आंध्रा और महाराष्ट्र की जो सीमा मिलती है उसके नजदीक में ही प्रतिष्ठान को अपने राजधानी बनाया था, ताकि इधर महाराष्ट्र की तरफ भी देख लिया जाए, या आंध्रा की तरफ देख लिया जाए, और कर्नाटक की तरफ भी देख लिया जाए, पूरा बढ़िया शासन चलाया जाए। इसीलिए इन्होंने अपना राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठान बनाया था। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इनकी लिपि की बात करें, इनकी भाषा पहले बात कर रहे थे। भाषा इनके समय प्राकृत थी। प्राकृत और लिपि कौन सी होगी? जब भाषा प्राकृत होगी तो लिपि कौन थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ब्राह्मणी लिपि, ध्यान रखिएगा। और इस वंश का जो ये अब इसके बाद देखिए, इसका पुत्र था सतकर्णी प्रथम। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ही अभी छोटा था, सतकर्णी प्रथम छोटा था, तो इसका भाई राजा बना। सिमुक का भाई को राजा बना दिया गया। अब देखिए, बहुत छोटे बच्चों को राजा कैसे बना सकते हैं? राजा बनाने में जिम्मेवारियां ना आप पर जिम्मेवारी आ जाती है। राजा बनने के बाद जिम्मेवारी आ जाती है, जिसके बाद क्या होता है? या तो युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है, कोई फैसला सुनाना पड़ता है, निर्णय सब कुछ राजा का ही बात होता है। कोई आलतू फालतू वगैरह का बात माना नहीं जाता है। इसीलिए इसके बेटा को राजा न बनाकर सतकर्णी प्रथम को राजा न बनाया गया, और इसके भाई को राजा बनाया गया। इसके भाई कुछ दिन तक राज्य अपना चलाया, कुछ 10-15 वर्षों तक चलाया गया। उसके बाद ये सतकर्णी प्रथम बड़ा हो गया, और सतकर्णी प्रथम बड़ा होने के बाद सतकर्णी प्रथम को सौंप दिया गया राज्य की जिम्मेवारी। अब सतकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक, कुशल योद्धा था। कुशल योद्धा और साम्राज्य निर्माता भी था।
साम्राज्य निर्माता भी था। अब एक और बात समझना है कि ये लोग तो इस क्षेत्र में थे, इधर वाले क्षेत्र में। भारत में शक शासक, शक जैसे अलग अलग वंश होते हैं ना, वैसे ही ये शक थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे, ये विदेशों से आए थे। 5 गो शकों की शाखा, शक वंश था ये, ध्यान रखिएगा। शक 5 गो इनकी शाखा, यानी 5 भागों में थे। ध्यान रखिए कितने भागों में थे? 5 गो। और 5 गो भाग घुस गए भारत में। कहां पर घुस गए? ये भारत में। देखिए अब ये मध्य एशिया की तरफ, ईरान यूनान की तरफ थे ये लोग। कहां पर थे? ईरान और यूनान की तरफ, मध्य एशिया की तरफ। आपको पता है कि सब भाग भाग कर भारत में आता था। पहले भी देखिए सिकंदर मध्य एशिया की तरफ था, यूनान वाला यहीं पर आया, डेमेट्रियस इधर ये आया। पता नहीं दिमाग कैसे इन लोगों का घूम जाता था, सब इधर ही पता है भारत की तरफ बुलाता था। लग रहा है कि चुंबक, भारत चुंबक है, सब लोहा खींचा हुआ चला आता था। देखिए भारत, देखिए कोई भी जो शासक था वो भारत पर ही आक्रमण क्यों करता था? किसी और इधर वाला जगह पर काहे नहीं अपना ठिकाना बना? भारत में काहे ठिकाना बनाता था? क्योंकि भारत जो था सोना का चिड़िया था। सोना का चिड़िया होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सोना ज्यादा सिर्फ पाया जाता, सोना पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 मौसम अभी पाए जाते हैं। 4 मौसम पाई जाती है, हर तरह की खेती की जाती है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, समुद्र है, सब कुछ है। इधर देखिए समुद्री व्यापार करने के लिए समुद्र, पूरा समुद्र ही भरा हुआ है। ये व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग भी है, स्थल मार्ग भी है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, किसी भी चीज की कमी नहीं है भारत में, समझ लीजिए। हर तरह की फसलें उपजाई जा सकती है, हर तरह के जानवर मिलेंगे, हर तरह की लकड़ियां मिलेंगी, महंगी महंगी लकड़ियां मिलेंगी, हर तरह के फसल उपजाए जाते थे। इसीलिए सब चुंबक की तरह भारत में खींचा हुआ चला आता था। चाहे सिकंदर की बात करें, उससे पहले डेरियस प्रथम की बात करें, या और आगे वाले डेमेट्रियस की बात करें, ये सब कहां पर खींचे चले आते थे? भारत के तरफ में। सब कहां पर? विदेशी आक्रमणकारी या शक की बात करें, शक शासक, ये सब भारत में ही खींचे चले आते थे। या बाहर वाला अब और आगे अगर बात करें हम, ये मुगल वंश की बात करें तो ये बाबर कहाँ था? काबुल में था। खींचा हुआ कहां पर चला आया? भारत में आकर स्थापना कर दिया मुगल वंश का। तो सब बाहरी आक्रमण, बहुत सारे आक्रमणकारी तो आकर लूट कर जाते थे, और बहुत सारी यहीं पर क्या होते थे? बच जाते थे। तो शक वंश के ये 5 गो शाखा भारत में एंट्री कर गया। 5 शाखा भारत में एंट्री किया। कुछ इधर रह गया, कुछ गुजरात की तरफ, कुछ इधर मध्य प्रदेश की तरफ, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में कुछ रह गया। ये चारों तरफ से, ये कुछ इधर रह गया, कुछ राजस्थान वाले क्षेत्र में। इधर वाला शक शासक जो था काफी बरियार था। बरियार में तो समझते हैं, काफी ताकतवर, बहुत ताकतवर था इधर वाला। अब देखिए अब नजदीक में तो ये तो संघर्ष तो होगा। ये शक शासक क्या थे? बाहर से आते थे और देखते थे कमजोर राजा कहाँ है, कहाँ कमजोर राजा है, वो राजाओं पर आक्रमण कर देते थे। पूरा सेना लेकर आते थे पूरा, और आक्रमण करके वहीं पर अपना राज चला लगते थे, और यहीं पर अस्थायी अब हो जाते थे, अब अस्थायी हो गए। तो यही थे शक। तो ये साम्राज्य निर्माता, ये पहला कुशल शासक था। अब देखिए इसकी शादी हुई थी, इसकी शादी, इसकी पत्नी का नाम नागनिका, नागनिका या नयनिका भी, नयनिका, नागनिका या नयनिका नाम था इसका। इसकी पत्नी का शादी हुआ तो इसकी पत्नी का नाम था नागनिका या नयनिका। तो इसकी पत्नी का नाम क्यों आता है? क्योंकि इसने, इसकी पत्नी ने एक अभिलेख लिखवाया था जो कि मिलता है। उस अभिलेख का क्या नाम था? नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। ये मिलता है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे, किसकी पत्नी ने लिखवाया था? सतकर्णी प्रथम की पत्नी ने। पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। और उसमें लिखवाया क्या है? इसको सूरवीर कहा है। किसको? सतकर्णी प्रथम को सूरवीर, सूरवीर कहा है। और ये योद्धा, कुशल योद्धा भी कहा है, और एक बड़ा सा साम्राज्य का राजा भी कहा गया। किसको? सतकर्णी प्रथम को। किसके द्वारा लिखवाया गया था? नागनिका, नयनिका, उसका नाम लिखा। ये मालवा पर अधिकार तो था ही, तो मालवा शैली का ये गोल सिक्का चलवाता था। मालवा शैली का कैसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मालवा शैली इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, दिखाई तो देगा। मालवा शैली का गोल सिक्का, मालवा शैली का गोल सिक्का ये चलवाता था। गोल सिक्का चलवाना शुरू किया इसने। किसने? ये क्या? सतकर्णी प्रथम। उस पर सत श्री लिखवाता था। श्री सत या सत श्री, सत श्री सत, दोनों में से कोई लिखवा देता था। कभी सत श्री मिलता है, कभी श्री सत मिलता है। श्री सत या सात भी लिखवाता था ये अपने गोल सिक्कों पर। और इसके बाद इनने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए।
2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अब इससे एकदम पूरा कंफर्म हो जाता था कि ठीक ठाक एक ताकतवर राजा था। ऐसा बात नहीं था कि कोई कमजोर राजा अश्वमेघ यज्ञ करवाने का खतरा काहे मोल लेगा। अब बताइए कोई अश्वमेघ कैसे करवाएगा जब उसका देखिए अश्वमेघ करवाने पर घोड़ा छुआ जाता है, आपको पता ही है। अब घोड़ा जिस राज्य में जाएगा अगर उस राजा ताकतवर हुआ तो लड़ाई करना पड़ेगा इस राजा से। तो कोई भी मान लीजिए ये ताकतवर अगर नहीं रहा तो काहे अश्वमेघ करवा के दूसरे से मार झगड़ा करने का खतरा मोलता। तो ये ताकतवर था और अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। उसके बाद देखिए इस वंश के जो प्रमुख राजा है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सभी राजाओं के बारे में नहीं, बीच में कुछ कमजोर राजा हुए तो उन कमजोर राजाओं के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी में एक राजा था जिसका नाम था हॉल नाम था। इसके बाद नहीं बना, इसके कई राजाओं के बाद बना। हॉल नाम था उसका। उसने क्या किया था ये देखिए, ये विद्वान था और एक अच्छा कवि भी था, बहुत अच्छा लिखता था। ये अच्छा कवि भी था और ये झगड़ा लड़ाई से दूर रहता था। ये नहीं कि झगड़ा लड़ाई ये सब कुछ नहीं करता था। अब इसका नाम क्यों आया है, जब झगड़ा लड़ाई नहीं किया, कुछ कर्म नहीं किया। देखिए एक काव्य खंड की रचना किया था, गथा सप्तशती। इसका क्या नाम था, गथा सप्तशती नाम था। वो काव्य खंड जिसने रचना किया था, इसको नाम ध्यान रखिएगा, गथा सप्तशती नाम था। अब इसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इसके बाद राजा कौन बना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये इस वंश का सबसे ताकतवर राजा था, ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे ताकतवर राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए और ध्यान से इसके बारे में पढ़ना भी है। तो क्या करते हैं यहीं पर, इस मैप को मिटाना तो है नहीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स भी अच्छा से बना लीजिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक ताकतवर राजा था और जो शक शासक थे बार बार इधर इधर लड़ाई करते रहते। तब तक एक आ गया इधर से शक शासक मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से शक शासक घुस गया इन लोगों के साम्राज्य में। इसका नाम था नहपान। ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में घुस गया, इसको ये नहीं पता था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी बन गया है राजा। ये क्या किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे ही नहपान घुसा इनके साम्राज्य में तो क्या किया, जम के एकदम जैसे होता है ना, जम के पिटाई कर देना। जम के पिटाई किसका कर दिया, नहपान का। नहपान हार गया और यहाँ से निकल लिया। हारने के बाद ये नहपान तो भाग गया, यहाँ से नहपान भाग गया अपने क्षेत्र में। लेकिन इसने जोगल थम्बी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नजदीक में है। जोगल थम्बी से अभी भी सिक्का मिलता। अब सिक्का कैसे मिलता है, इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था, तो उसी समय इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक सिक्का चलाया जिस पर एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी बढ़िया से एकदम भाला लेकर खड़ा है और दूसरी तरफ झुका हुआ मुद्रा में कौन है, नहपान ऐसे झुका है और ये खड़ा है बढ़िया से। जीता कौन होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और जोगल थम्बी से 8000 सिक्के मिलते हैं। अब बहुत सारे सिक्के चलाए होंगे, अब 8000 की संख्या में हजार ही सिर्फ सिक्के मिल पाए। जोगल थम्बी से लगभग 8000 सिक्के मिल पाए, लेकिन सिक्का तो बहुत सारा चलवाया होगा, बहुत सारा सिक्का इधर उधर हो गया, इधर उधर मतलब होगा, अब मिल नहीं रहा है तो क्या। 8000 सिक्का मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक तरफ है और एक तरफ कौन है, नहपान है। ये ठीक ठाक ताकतवर राजा था, कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके समय किसी का हिम्मत नहीं था ना कि इसके राज्य में एंट्री कर जाए, जैसे पकड़ कर पीटा था इनको ना नहपान को। तो ये बहुत ही ताकतवर राजा था। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ये सब नोट्स बनाते जाइएगा और जल्द ही आप लोग मॉडल सेट का आंसर लिखकर भेजिए। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।